स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे जो हमें हमारी बुक्स के अंदर नहीं दिए गए हैं। सो दिल थाम के बैठिएगा, वो सारी नई बातें भी आपसे करनी है। ठीक है जी, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ पुराना मटेरियल रिकॉल करते हैं। देखें, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मिसाल के तौर पे या आपके पास एक सरफेस है और इसके पास ये मूव कर रहा है, इस पे हमने फोर्स लगाई जिसको हम एफ कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन होगी, इसके अंदर वेलोसिटी होगी और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अब क्योंकि ये जो मोशन था, ये मोशन सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी और इसकी डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है लीनियर क्वांटिटीज़। क्या कहा जाता है इसको? लीनियर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब हम करने क्या वाले हैं, हमने क्या करना है, हमने अब हम टू डायमेंशनल मोशन को देखना है। किसको देखना है? टू डायमेंशनल मोशन को। ठीक है, उसके अंदर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन में। टू डायमेंशनल मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी है वो कन्वर्ट होगी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, और टू डायमेंशनल मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एस से शो करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलें जी, अब देखें, हमने कहा कि हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है। हमने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया और इस सर्कुलर पाथ में हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट पी से चलना स्टार्ट होता है और वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। हमने कहा कि इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था उसको ओरिजिन कहेंगे। इस पॉइंट से लेके इसके आर्क तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहेंगे। ऑब्जेक्ट जो था जिसके पास मास m था वो पॉइंट P से चला और पॉइंट Q तक पहुंचा। ठीक है, पॉइंट Q तक पहुंचा। इस सेंटर से लेके इस पॉइंट Q तक का भी डिस्टेंस क्या होगा? R होगा। इसको हम R1 का नाम देंगे और इसको हम R2 का नाम देंगे। बच्चों, अगर देखा जाए तो ये जो दो पॉइंट्स हैं P और Q, ये कुछ इस तरह से कर्व बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो ये एक लीनियर लाइंस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? लीनियर लाइंस बन जाती हैं। बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट इस आर्क को कवर कर रहा है या इस आर्क पे जो ट्रेवलिंग कर रहा है, ये तो वही एस जिसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो R1 और R2 के दरमियान में एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास होता क्या है? एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है कि द रेशो, हम इसकी अब एक डेफिनेशन लिखते हैं ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास होगी वो डेफिनेशन ये है कि द रेशो between arc length
एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये इजी डेफिनेशन है कि हमारे पास ये जो थीटा बन रहा है ना, ये थीटा जो बन रहा है जिसको आप R1 और R2 के दरमियान में बनता देख रहे हैं, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में तो हमने कहा कि दिस इज़ द रेशो बिटवीन एस एंड आर, सो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अच्छा जी, इससे मज़ीद हम आगे चलते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये क्या बनता है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो दूसरी इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें एस इज़ इक्वल टू आर थीटा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें एस इज़ इक्वल टू आर थीटा आपको नज़र आ रहा है, हम इसको ज़रा साइड में करें पिक्चर को, उसका मकसद भी समझेंगे कि एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पर ये जो एस आपको नज़र आ रहा है, ये एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस कहते हैं। ये है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। और ये जो थीटा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस इक्वेशन को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हमें कहा जाए कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सो आप इस इक्वेशन को लिखकर ये रिलेशनशिप फाइंड आउट, मतलब शो आप करवा सकते हैं। सो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, सो ये दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आती है मेजरमेंट की बात। ठीक है, इसमें क्या आती है मेजरमेंट की बात कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको मेजर किन किन यूनिट्स के अंदर किया जाता है। तो हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, पहला है डिग्री, क्योंकि एंगल डिग्रीज़ के अंदर भी मेजर होता है। और अगर हम एंगुलर क्वांटिटी की बात करें या एसआई यूनिट की बात करें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। ठीक है, तो हम इसको रेडियन में भी शो करते हैं। बच्चों, रेडियन को हम प्लेन एंगल भी कहते हैं, रेडियन को प्लेन एंगल भी कहते हैं। और रेडियन एक आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर होता है। ठीक है, थीटा इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर होता है। अब सर्किल को, जब हम सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल को डिवाइड किया जाता है डिग्रीज और रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको ज़रा डिवाइड करते हैं। अब देखें, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, तो सर्किल के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ये 0 डिग्री होता है,
ये 90 डिग्रीज़ होता है, ये होता है 180 डिग्रीज़, ये होता है 270 डिग्रीज़, और अगेन 360 डिग्रीज़ के ऊपर आकर एक सर्किल कंप्लीट होता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रेडियन की, सो रेडियन में एक क्वाड्रेंट इक्वल होता है π/2 के, दूसरा भी π/2 के इक्वल होता है। सो ये टोटल π/2 का हम एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारे पास जो हाफ सर्किल सेमी सर्किल है वो पाई के इक्वल होता है। ठीक है। फिर ये होता है 3π/2 के, एंड अगेन आपके पास ये पूरा एक कंप्लीट ये हाफ सर्किल है ऊपर वाला, और ये आपके पास एक और सर्किल, मतलब हाफ और हाफ प्लस करेंगे तो ये 360 डिग्रीज़ के इक्वल होगा, और रेडियन में ये 2π के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये कन्वर्जन अब हम यहाँ पे लिखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 360 डिग्रीज़ में, तो वो रेडियन में कितना कवर करेगा, वो रेडियन में करेगा 2π। ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 180 डिग्रीज़ कवर करता है, तो वो रेडियन में कितना कवर करेगा, अब 360 का हाफ 180, सो 2π का हाफ पाई होगा। इसी तरह से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 90 डिग्रीज़ कवर करता है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कवर करता है, तो वो रेडियन में कितने एंगल मतलब कवर करेगा, ये हो गया 360 का 180 का हाफ, तो ये हो जाएगा π/2। इसी तरह से अगर हमारे पास 45 डिग्रीज़ होती हैं, 90 का हाफ है ये, तो ये हो जाएगा π/4। ठीक है। तो ये π/4 के इक्वल होगा। अच्छा, अब हमारे पास 60 डिग्रीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो वो रेडियन में कितना होगा, π/3, क्योंकि ये 60 जो है ये 180 का थर्ड है। सो 180 किसके, पाई के, तो पाई डिवाइड बाय 3 करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 180 डिवाइड बाय 3 होगा, जो कि 60 आंसर आएगा। इसी तरह से 30 की अगर बात करते हो तो ये हो जाएगा π/6 के इक्वल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्जेंस हैं ये मेन कन्वर्जेंस हैं, ये कन्वर्जेंस है आपकी रेडियन वाली, और ये सारी कन्वर्जेंस आपकी डिग्रीज़ वाली। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से शो किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, इस डायरेक्शन के लिए आपको इस लेक्चर के अंदर एक वीडियो दिखाई जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्किल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्किल है, हम यहाँ पे दो सर्किल ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल ये रहा, और दूसरा सर्किल भी ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरा सर्किल ये रहा। ठीक है, ये आपके पास दो सर्किल हैं। अब दो सर्किल में हमने क्यों बनाए हैं इसको ज़रा हम बताता हूँ। देखें, ये है इसका ओरिजिन पॉइंट जिसको हम ओ कहेंगे। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है, जिसको हम पॉइंट पी कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, और अगेन वो इस पॉइंट पर आकर पहुंच जाता है, मतलब इस तरह से वो एक अगेन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और आकर यहाँ पर पहुंच जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें कौन सा रूल यूज़ किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैंड लिया गया है, एक राइट हैंड है, और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल किया गया है। ठीक है, उनको कर्ल किया गया है। किस डायरेक्शन में कर्ल किया गया है, उनको कर्ल किया गया है उस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मींस कि ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से मूव कर रहा है, तो अपनी राइट हैंड फिंगर्स लें और राइट हैंड की फिंगर्स लेकर इस तरह से कर्ल कर लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में। फिर आपको जो ये थंब होगा, ये थंब इरेक्ट करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन इस तरह से आएगी, वो आएगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अब वो किस तरह से होगी, वो होगी आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। वो कहाँ होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो लाजमी सी बात है अब हम राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी वो इसी डायरेक्शन के अंदर कर्ल करेंगे। जब इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो थंब इरेक्ट करेगा इनवर्ड स्क्रीन या टुवर्ड्स द स्क्रीन। अब हमारा जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब अंदर होगा। जो थीटा की डायरेक्शन होगी वो ये होगी और यहाँ पे थीटा की डायरेक्शन स्क्रीन से बाहर होगी। अब मैं बाहर बना नहीं सकता इसलिए मैंने यहाँ डाउनवर्ड बनाया और मैं इसको अंदर बना नहीं सकता इसलिए मैंने अपवर्ड ये बनाया। ठीक है, सो जो हमारे पास डायरेक्शन की अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is always along the axis of rotation। कहाँ होती है? वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ होती है। ठीक है, और ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हो, इस तरह के वेक्टर को कहते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अच्छा, अब मज़ीद इससे हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे ये कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम कहें कि कन्वर्जेंस की हम बात करते हैं ना, इससे आगे कन्वर्जेंस की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करता है। ठीक है, हमने कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो एंगल बन रहा है, ये बताओ कि डिग्रीज़ के अंदर कितना होगा और रेडियन में कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिग्री को और रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम सीखते हैं कि हाउ वी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, ये मेन चीज़ होती है जो कि आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सीखनी होती है। सो रेडियन टू डिग्री की तरफ हम चलते हैं, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, देखिए जी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बड़ा आसान है। फॉर्मूला है हमारे पास S इज़ इक्वल टू आर थीटा, S इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट P से चलता है और अगेन इस पॉइंट P पर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी वो सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। तो हम यहाँ कहते हैं कि 2πr इज़ इक्वल टू आर। और अगर एक ऑब्जेक्ट सर्किल के P पॉइंट से चलता है और P पॉइंट पर आकर स्टॉप होता है तो वो जो थीटा बनाता है, डिग्रीज बनाता है, वो 360 डिग्री से होती हैं। ठीक है, आर से आर कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 2π इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़, 2π इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़। अब ये जो क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है ये रेडियन वाली है और ये जो क्वांटिटी नज़र आ रही है ये डिग्री वाली है। सो हम कहेंगे कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 2π को उस तरफ ले जाएंगे, 360 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा इस तरह से। और ये 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्रीज़ के। अगर आप 360 डिवाइडेड बाई 2π करते हो तो आपका आंसर आता है 57.3 डिग्रीज़। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है? 57.3 डिग्रीज़। चलें जी, अब हम चलते हैं डिग्री टू रेडियन। इसको ज़रा इन्वर्स करते हैं, इसको हम ज़रा इन्वर्स करते हैं। सो सेकंड पर है डिग्री टू रेडियन। ठीक है, सो इसको हम ज़रा देखते हैं। सो डिग्री टू रेडियन जाने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल करना है। तरीका फॉर्मूला क्या है कि S इज़ इक्वल टू
फॉर्मूला हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू आर थीटा, देन एस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर थीटा। सो ये थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 360 डिग्रीज, ठीक है। सो आर से आर कैंसिल हुआ, अगेन बचा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री तो कोई बात है, तो जवाब है नहीं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 0.00175 रेडियन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट P से पॉइंट Q तक चले और वो बनाए थीटा जो कि इक्वल हो 1 डिग्री के, तो वो रेडियन में कितना होगा? 0.0175 रेडियन। इसका मतलब ये है वो रेडियन में इतना इक्वल होगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सो आज हमने देखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो बेसिकली एक एंगल है जो कि रेडियसिस के दरमियान में बनता है, ठीक है। और रिलेशन का हमने इसमें डिस्कस किया, कन्वर्जेंस का किया, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वर्कशीट है, इसको लाजमी सॉल्व करें। उसमें सॉल्यूशंस कीज़ आपको हर चीज़ दी गई है। शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।